नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और बेहद खास बेहद दिलचस्प किताब की इस गहराई से भरी यात्रा में। आज जिस किताब पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो शायद आपकी जिंदगी का पूरा नजरिया बदल सकती है, आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकती है। किताब का नाम है डू द वर्क, यानी काम करो, और इसे लिखा है स्टीवन प्रेसफील्ड ने। अब आप कहेंगे कि काम करो ये तो हर कोई बोलता है, इसमें नया क्या है? लेकिन दोस्तों, ये किताब सिर्फ काम करने के लिए नहीं कहती, ये हमें उस अदृश्य दुश्मन से लड़ना सिखाती है जो हमें काम करने से रोकता है, जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने से रोकता है। प्रेसफील्ड इस दुश्मन को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बात ऐसी है कि हम सब के अंदर एक जीनियस छिपा है, एक ऐसा इंसान छिपा है जो कमाल के आइडिया सोच सकता है, कुछ नया बना सकता है, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब हम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं या अपनी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो एक अजीब सा डर, एक अजीब सा आलस, एक अजीब सी हिचकिचाहट हमें घेर लेती है। ये वही रेजिस्टेंस है जिसके बारे में प्रेसफील्ड बात करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये रेजिस्टेंस आखिर है क्या, इसे हम कैसे पहचानें? असल में रेजिस्टेंस कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे ही अंदर से आने वाली एक ऐसी नेगेटिव फोर्स है जो हमें उस काम को करने से रोकती है जिसे हम सबसे ज्यादा करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं एक नई स्किल सीखूंगा, जैसे कोडिंग सीखूंगा या फिर गिटार बजाना सीखूंगा। पहले दिन तो बड़ा जोश होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि आप कल पर टालने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं, या फिर आप खुद को समझाने लगते हैं कि अभी सही वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं शायद उतना टैलेंटेड नहीं हूं। ये सब रेजिस्टेंस के ही रूप हैं। ये रेजिस्टेंस हमें बहुत तरीकों से रोकती है। कभी वो डर का रूप ले लेती है, जैसे हारने का डर, या फिर सफल होने का भी डर। हाँ, आपने सही सुना, सफल होने का डर भी होता है। कभी ये टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाती है, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है। कभी ये शक पैदा करती है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है। और कभी कभी तो ये हमें परफेक्शनिस्ट बना देती है, जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा मैं शुरू ही नहीं करूंगा। यानी कि अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचा हो और आपको लगा हो कि कोई अंदर से ही आपको खींच रहा है, रोक रहा है, तो समझ जाइए कि वो रेजिस्टेंस है। और यही फर्क है एक आम इंसान में और उस इंसान में जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाता है। जो अपनी रेजिस्टेंस को पहचान कर उससे लड़ना सीख जाता है, वही आगे बढ़ता है। प्रेसफील्ड एक बहुत ही मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस का होना एक अच्छा संकेत है। अगर आपको किसी काम को करने से अंदर ही अंदर डर लग रहा है, अगर आपका मन उसे टालने का कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो काम आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत सिग्निफिकेंट है। वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी आत्मा के लिए बहुत अहम है। रेजिस्टेंस सिर्फ उन्हीं कामों पर हमला करती है जो हमारी भलाई के लिए होते हैं। तो अगर आपको रेजिस्टेंस महसूस हो रही है तो घबराइए मत, बल्कि खुश हो जाइए कि आप सही ट्रैक पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस रेजिस्टेंस से लड़ा कैसे जाए। इस किताब का पूरा सार इसी सवाल का जवाब है। प्रेसफील्ड कहते हैं कि इसका एक ही तरीका है, काम करो, बस शुरू कर दो, बिना सोचे, बिना परफेक्शन का इंतजार किए, बस शुरू कर दो। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स, अपने सबसे बड़े सपनों को कैसे हकीकत में बदल सकते हैं, उस आंतरिक दुश्मन, उस रेजिस्टेंस पर काबू पाकर। चलिए समझते हैं कि इस रेजिस्टेंस को कैसे पहचाना जाए और इससे लड़ा कैसे जाए। रेजिस्टेंस बहुत शातिर होती है। ये हमेशा हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। ये हमें ऐसे बहाने देती है जो सुनने में बहुत वाजिब लगते हैं, जैसे मेरे पास अभी पूरा ज्ञान नहीं है, मुझे पहले सारी रिसर्च करनी होगी, मार्केट अभी तैयार नहीं है, मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सारे बहाने हमें अपने काम को टालने के लिए मिलते हैं। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं या एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। रेजिस्टेंस आपसे कहेगी, अभी तुम्हारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, तुम्हारी बोलने की स्किल उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास उतने फॉलोअर्स नहीं हैं, तुम्हें पहले राइटिंग कोर्स करना चाहिए। ये सभी बातें सच हो सकती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का मकसद आपको बेहतर बनाना नहीं, बल्कि आपको शुरू करने से रोकना है। क्योंकि जब आप शुरू ही नहीं करेंगे तो आप कभी बेहतर बन ही नहीं पाएंगे। और यही बात इस किताब का मूल मंत्र है, बिना तैयार हुए ही शुरू करो। प्रेसफील्ड कहते हैं कि परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट कभी होता ही नहीं है। हम कभी भी 100% तैयार नहीं होंगे। लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सपना ऐसा नहीं होगा जिसमें हमें सब कुछ पहले से पता हो। हमें काम करते करते ही सीखना होता है। एक दोस्त की कहानी बताता हूं। उसे एक छोटी सी बेकरी खोलनी थी। उसने कई साल तक रिसर्च की, कई वीडियो देखे, कई किताबें पढ़ी,
हर बार जब वो शुरू करने की सोचता, उसे लगता कि नहीं, मुझे अभी ये नहीं आता, मुझे वो सीखना बाकी है। नतीजा ये हुआ कि वो कभी शुरू ही नहीं कर पाया। जबकि एक और दोस्त ने बस एक छोटी सी दुकान ली, जो भी आता था उसे बनाता गया, ग्राहकों से फीडबैक लेता गया और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाता गया। आज उसकी बेकरी काफी सफल है। यही फर्क है, एक ने परफेक्शन का इंतजार किया और दूसरा बस कूद पड़ा। तो दोस्तों, इस किताब का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि रेजिस्टेंस को हराने का पहला कदम है शुरू करो, अभी। भले ही आप तैयार ना हो, भले ही आपके पास सारे रिसोर्सेज ना हो, भले ही आपको लगे कि आप उतने अच्छे नहीं हैं, बस एक छोटा सा कदम उठाओ उस काम की तरफ। अब एक और बहुत अहम बात जो ये किताब सिखाती है वो है अव्यवस्थित तरीके से शुरुआत करना। हम में से कई लोग सोचते हैं कि जब मैं कोई काम शुरू करूंगा तो सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित और शानदार होना चाहिए। मेरे पास एक प्रॉपर प्लान होगा, एक साफ सुथरा ऑफिस होगा, मेरे पास सारे टूल होंगे। लेकिन प्रेसफील्ड कहते हैं कि असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। शुरुआती काम हमेशा अव्यवस्थित और मुश्किल ही होता है। सोचिए एक मूर्तिकार को, वो सीधे कोई खूबसूरत मूर्ति नहीं बना देता। पहले वो मिट्टी को लेता है, उसे आकार देता है, वो मिट्टी टूटती है, बिखरती है, गंदी होती है। वो पूरी प्रक्रिया काफी अव्यवस्थित होती है, लेकिन उसी अव्यवस्था से आखिर में एक खूबसूरत आकृति निकल कर आती है। हमारा काम भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें शुरुआत में ये स्वीकार करना होगा कि चीजें उतनी साफ सुथरी नहीं होंगी जितनी हम चाहते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं। वे पहले ही स्टेज पर उस अव्यवस्था को देखकर घबरा जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मैं इसे ठीक से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रेसफील्ड हमें समझाते हैं कि वो अव्यवस्था, वो अनिश्चितता, वो शुरुआती मुश्किलें ही हमारे काम का हिस्सा हैं। हमें उनसे भागना नहीं है, बल्कि उन्हें गले लगाना है। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। शुरुआत में आपको पता नहीं होगा कि कौन से प्रोडक्ट्स चलेंगे, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम करेगी या कौन से ग्राहक आपके लिए सही हैं। आप कुछ गलतियां करेंगे, आपके कुछ पैसे भी शायद बर्बाद हों, लेकिन यही मेसी मिडिल यानी अव्यवस्थित बीच का हिस्सा है। इसी बीच में आप सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग इस मेसी मिडिल को सहन नहीं कर पाते, वे कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। इस किताब का अगला महत्वपूर्ण विचार है प्रोफेशनल बनो, एमेच्योर नहीं। अब इसका क्या मतलब है? हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों को, अपने क्रिएटिव वर्क को एक हॉबी की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमें मूड होगा, जब हमें प्रेरणा मिलेगी, तब हम उस पर काम करेंगे। यही एमेच्योर की निशानी है। एक एमेच्योर अपने मूड पर निर्भर करता है। उसे लगता है कि प्रेरणा आएगी तब मैं काम करूंगा। लेकिन एक प्रोफेशनल अलग तरीके से सोचता है। एक प्रोफेशनल जानता है कि प्रेरणा का इंतजार नहीं किया जाता, उसे बनाना पड़ता है। एक प्रोफेशनल हर दिन काम पर आता है, भले ही उसे मूड हो या ना हो, भले ही उसे प्रेरणा महसूस हो रही हो या ना हो। उसके लिए उसका काम एक नौकरी की तरह है, एक जिम्मेदारी है। जैसे एक डॉक्टर हर दिन अपने क्लिनिक जाता है, चाहे उसका मूड कैसा भी हो। एक इंजीनियर हर दिन ऑफिस जाता है, वैसे ही एक प्रोफेशनल अपने क्रिएटिव काम को भी उसी गंभीरता से लेता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक लेखक का। एक एमेच्योर लेखक तभी लिखता है जब उसे लगे कि उसके अंदर से कोई विचार आ रहा है। वो महीने में 2-3 दिन लिखता है और फिर बाकी के दिन इंतजार करता है। लेकिन एक प्रोफेशनल लेखक जैसे प्रेसफील्ड खुद हर दिन लिखता है। वो सुबह उठकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, चाहे उसे कुछ लिखने का मन हो या ना हो, वो बस लिखता है। वो जानता है कि लिखने से ही प्रेरणा आती है, ना कि प्रेरणा से लिखना शुरू होता है। तो दोस्तों, अपने सपनों को, अपने प्रोजेक्ट्स को अगर आप हकीकत बनाना चाहते हैं तो उन्हें हॉबी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल काम की तरह लें। उन्हें प्राथमिकता दें, उनके लिए समय निकालें और उन्हें हर दिन करें, भले ही छोटा सा ही क्यों ना करें। यही तरीका है रेजिस्टेंस को हराने का, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको लगातार बहाने देगी कि आज छोड़ देते हैं, आज थक गए हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल कहेगा नहीं, मुझे अपना काम करना है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा करने से क्या होता है। जब आप रोज काम करते हैं तो आप एक मोमेंटम बनाते हैं। जैसे एक बड़ा पत्थर अगर एक बार लुढ़कना शुरू हो जाए तो उसे रोकना मुश्किल होता है। वैसे ही जब आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो आपका काम गति पकड़ लेता है। धीरे धीरे वो आसान लगने लगता है और आपको उसमें मजा आने लगता है। अब यहाँ पर एक और अहम बात आती है कि हम अपनी अज्ञानता को कैसे स्वीकार करें।
जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से ज्ञानी हों, मास्टर हों, तभी हम शुरू करेंगे। लेकिन प्रेसफील्ड कहते हैं कि असल में हमारा अज्ञानी होना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, खास करके शुरुआती स्टेज में। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी पड़ेगी, थंबनेल बनाना सीखना पड़ेगा, कैमरा चलाना सीखना पड़ेगा, और इस सब की वजह से आप कभी शुरू ही नहीं कर पाते। आप अपने आप को ही कहते रहते हैं, मुझे अभी ये सब नहीं आता। लेकिन एक और तरीका है, आप बस एक वीडियो बनाओ, जो भी आपको आता है, जैसे भी आता है। हो सकता है वो परफेक्ट ना हो सकता है उसमें गलतियां हों, लेकिन उस एक वीडियो को बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। फिर आप अगले वीडियो के लिए थोड़ी सी एडिटिंग सीखोगे, अगले के लिए थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग। आप काम करते करते सीखोगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप तैरना सीखना चाहते हैं। आप किनारे पर खड़े होकर हजारों किताबें पढ़ सकते हैं कि कैसे तैरा जाता है, लेकिन जब तक आप पानी में कूदते नहीं, जब तक आप खुद अपने हाथ पैर नहीं मारते, आप तैरना नहीं सीख सकते। शुरुआती गलतियां, शुरुआती अज्ञानता, शुरुआती असफलताएं ही आपको सिखाती हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। तो दोस्तों, अपनी अज्ञानता को अपना दोस्त बनाओ। ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। बस शुरू करो, गलतियां करो और उन गलतियों से सीखो। यही तो असली सीखना है। ये किताब हमें लगातार यही याद दिलाती है कि एक्शन ही सबसे बड़ा गुरु है। ज्ञान किताबों से मिलता है, लेकिन समझदारी अनुभव से आती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो प्रेसफील्ड इस किताब में उठाते हैं, वो है डेडलाइन का महत्व। हम में से कई लोग बिना किसी डेडलाइन के काम करते हैं, खासकर अगर वो उनका अपना पर्सनल प्रोजेक्ट हो। हम सोचते हैं, चलो कर लेंगे, जब मन करेगा तब कर लेंगे। लेकिन डेडलाइन एक बहुत शक्तिशाली हथियार है रेजिस्टेंस के खिलाफ। मान लीजिए आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है अपने बॉस को, और उसकी एक फिक्स डेडलाइन है। आप कितना भी आलस करो, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आती है, आपकी प्रोडक्टिविटी अचानक बढ़ जाती है। आप रात रात भर जागकर काम करते हो और उसे पूरा करते हो। क्यों? क्योंकि एक बाहरी दबाव होता है, एक कॉन्सिक्वेंस होता है अगर आप उसे पूरा नहीं करते। लेकिन अपने खुद के सपनों के लिए, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए हम ऐसी डेडलाइन नहीं बनाते। हम कहते हैं, मेरी किताब अगले साल तक पूरी हो जाएगी, मेरा बिजनेस अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। लेकिन ये डेडलाइन इतनी ढीली होती है कि रेजिस्टेंस को पूरा मौका मिल जाता है हमें टालने का। प्रेसफील्ड कहते हैं कि अपने काम के लिए खुद डेडलाइन तय करो और उन्हें सख्ती से फॉलो करो। अपने लिए छोटी छोटी डेडलाइन बनाओ, जैसे इस हफ्ते मैं अपने ब्लॉग के लिए 2 आर्टिकल लिखूंगा, आज शाम तक मैं अपने कोर्स के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। और इन डेडलाइन को पूरा करने के लिए खुद को जवाबदेह बनाओ। आप अपने किसी दोस्त को बता सकते हो, आज शाम तक मैं ये काम खत्म करके तुम्हें बताऊंगा। इससे एक बाहरी दबाव बनता है जो रेजिस्टेंस को कमजोर करता है। और यही बात हमें एक प्रोफेशनल की तरह सोचने में मदद करती है। एक प्रोफेशनल अपने क्लाइंट के लिए डेडलाइन पर काम पूरा करता है, तो अपने लिए भी आप अपने ही क्लाइंट हो और आपको अपने काम को डेडलाइन पर पूरा करना है। डेडलाइन आपको एक डायरेक्शन देती है, एक फोकस देती है और आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो कभी खत्म नहीं हो रहा, तो आज ही उसके लिए एक छोटी रियलिस्टिक डेडलाइन तय करें। आप देखेंगे कि कैसे आपका काम अचानक से गति पकड़ लेगा। अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू जिस पर प्रेसफील्ड बात करते हैं, वो है रेजिस्टेंस को बाहरी दुश्मन के रूप में देखना। अक्सर हम सोचते हैं कि जो आलस, डर या टाल मटोल हम महसूस करते हैं, वो हमारी अपनी कमी है, हमारी अपनी कमजोरी है। हम खुद को कोसते हैं, मैं आलसी हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रेसफील्ड कहते हैं कि नहीं, रेजिस्टेंस एक ऐसी बाहरी शक्ति है जो आपको उस काम को करने से रोक रही है जो आपकी आत्मा के लिए सबसे अच्छा है। इसे अपने अंदरूनी दुश्मन के रूप में मत देखो, इसे अपने आप का हिस्सा मत समझो। ये एक अलग इकाई है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आपका मन कहता है नहीं अभी सो जाओ, बाद में कर लेना। उस मन को, उस आवाज को अपनी आवाज मत समझो, उसे रेजिस्टेंस समझो जो आपको अपने लक्ष्य से भटका रही है। ये एक शैतान की तरह है, एक राक्षस की तरह है जो आपके सबसे अच्छे इरादों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब आप रेजिस्टेंस को बाहरी दुश्मन के रूप में देखते हैं तो उससे लड़ना आसान हो जाता है। आप खुद को कमजोर महसूस नहीं करते। आप जानते हैं कि ये एक लड़ाई है और आपको इसे जीतना है। यह आपको अपने अंदर एक योद्धा की भावना जगाने में मदद करता है। आप खुद से कहते हैं, मैं इस रेजिस्टेंस को जीतने नहीं दूंगा। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी जब मैदान में होता है तो वो विपक्षी टीम को दुश्मन मानता है।
वो ये नहीं सोचता कि अरे मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, ये टीम तो मुझसे जीत जाएगी। वो सोचता है कि ये मेरे सामने एक चुनौती है और मैं इसे हराऊंगा। ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस को अपनी चुनौती समझो और उसे हराने की ठान लो। और यही बात हमें सशक्त करती है। जब हम अपनी कमजोरियों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं तो उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम उन्हें एक बाहरी ताकत मानते हैं तो हम उन्हें दूर धकेल सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने से बड़े हैं, हम अपनी रेजिस्टेंस से बड़े हैं। तो दोस्तों, जब अगली बार आपको आलस आए, डर लगे या टाल मटोल करने का मन करे, तो खुद से कहना, ये रेजिस्टेंस है, ये मैं नहीं हूं और मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। अब हम बात करते हैं उस अहम पड़ाव की जिसे प्रेस फील्ड द फिनिशिंग लाइन कहते हैं। शुरुआत करना मुश्किल है, बीच में लगे रहना और भी मुश्किल है, लेकिन काम को खत्म करना, उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना एक अलग ही तरह की चुनौती है। बहुत सारे लोग शुरू तो कर देते हैं, बीच में काफी काम भी कर लेते हैं, लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाते। उनका प्रोजेक्ट 90% पूरा हो जाता है, लेकिन वो 10% अधूरा रह जाता है। रेजिस्टेंस अंतिम समय में और भी ताकतवर हो जाती है। जब आप अपने लक्ष्य के करीब होते हैं तो वो आपको सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, चलो तुमने बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम कर लो, ये काफी अच्छा है, इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसे कल खत्म कर लेना, शायद ये उतना अच्छा नहीं है, इसे फिर से शुरू कर दो। ये सब रेजिस्टेंस की चालें हैं ताकि आप अपने काम को पूरा न करें। मान लीजिए आपने एक नया घर बनाया, आपने नींव डाली, दीवारें खड़ी की, छत डाली, लेकिन पेंटिंग बाकी है, छोटे मोटे फिनिशिंग के काम बाकी हैं, बिजली का काम बाकी है। बहुत से लोग यहीं पर थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे बड़ा काम तो हो गया, अब ये छोटे मोटे काम कौन करेगा। और नतीजा ये होता है कि वो घर कभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता, वो कभी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बन पाता। ठीक वैसे ही हमारे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, एक किताब, एक पेंटिंग, एक बिजनेस प्लान, एक नया ऐप। जब हम आखिरी स्टेज पर होते हैं तो हमें लगता है कि अब तो हो गया, लेकिन प्रेसफील्ड कहते हैं कि असली जादू, असली सेटिस्फैक्शन उस आखिरी पुश में है, उस फिनिशिंग लाइन को पार करने में है। क्योंकि जब आप किसी काम को पूरा करते हैं तो आपको एक अद्भुत संतोष महसूस होता है। आप खुद को प्रूव करते हैं कि आप कर सकते हैं। और यही बात आपके अगले प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप किसी काम को पूरा करते हैं तो आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं। आप जानते हैं कि आपने शुरू किया था, आपने संघर्ष किया और आपने उसे खत्म किया। यह आत्मविश्वास आपको अगले बड़े काम को हाथ में लेने की हिम्मत देता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंतिम चरण में हैं और आपको लग रहा है कि अब बस हो गया, तो रुकिए मत, वो आखिरी धक्का लगाइए। वो आखिरी 10% ही सबसे महत्वपूर्ण है। वही आपके काम को पूरा करता है और आपको एक सफल व्यक्ति बनाता है। फिनिशिंग लाइन को पार करना एक आदत है जिसे हमें विकसित करना होता है। अब बात करते हैं डर की। प्रेसफील्ड रेजिस्टेंस के संदर्भ में 2 तरह के डर की बात करते हैं, हारने का डर, फियर ऑफ फेलियर, और सफल होने का डर, फियर ऑफ सक्सेस। हारने का डर तो हम सब समझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैंने कोई काम शुरू किया और मैं उसमें सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं खुद को कैसा महसूस करूंगा। और इस डर की वजह से हम कभी शुरू ही नहीं करते। ये डर हमें जकड़ लेता है। मान लीजिए आपने कभी अपने दोस्तों या परिवार वालों के सामने कहा कि मैं एक YouTube चैनल शुरू करूंगा। फिर जब आप शुरू नहीं कर पाते या आपके शुरुआती वीडियो पर कम व्यूज आते हैं तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। इसी शर्मिंदगी और असफलता के डर से हम कई बार अपने सपनों को शुरू ही नहीं कर पाते। रेजिस्टेंस इस डर का इस्तेमाल करके हमें रोकती है। वो कहती है, अगर तुम फेल हो गए तो कितने बुरे लगोगे। लेकिन एक और डर है जो अक्सर हमें पता नहीं चलता, वो है सफल होने का डर। हाँ, आपने सही सुना, सफल होने का डर भी होता है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। जब आप किसी काम में सफल होते हैं तो उसके साथ जिम्मेदारियां आती हैं। आपको ज्यादा काम करना पड़ सकता है, लोग आपसे ज्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं, आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं। कुछ लोग इन बदलावों और जिम्मेदारियों से डरते हैं। मान लीजिए कोई अपने छोटे शहर से निकलकर मुंबई में कुछ बड़ा करने की सोचता है। वो संघर्ष करता है और सफल होने लगता है। अब उसे लगता है कि अगर मैं बहुत सफल हो गया तो क्या मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा, क्या मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे, क्या मैं बदल जाऊंगा। ये अनजाने डर, ये अज्ञात के डर हमें सफल होने से रोकते हैं। रेजिस्टेंस इस डर का भी फायदा उठाती है। वो कहती है, सफलता के साथ बहुत मुसीबतें आती हैं, रहने दो। तो दोस्तों, हमें अपने इन दोनों डरों को पहचानना होगा। हारने का डर हमें शुरू करने से रोकता है और सफल होने का डर हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है।
प्रेसफील्ड कहते हैं कि इन दोनों डरों से लड़ने का एक ही तरीका है, काम करो। जब आप काम करते हैं तो आप डर पर हावी हो जाते हैं, आप उसे कंट्रोल नहीं करने देते। और यही बात हमें सिखाती है कि हमारी असली पहचान हमारे कामों से है, न कि हमारे डरों से। हमारे अंदर जो क्रिएटिव जीनियस छिपा है, उसे बाहर आने देना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, अब हम लगभग अपनी यात्रा के अंत पर हैं। इस पूरी किताब का सार, इस पूरी बात का निचोड़ एक ही शब्द में है, एक्शन। स्टीवन प्रेसफील्ड हमें लगातार यही याद दिलाते हैं कि सोच विचार करना अच्छी बात है, योजना बनाना भी जरूरी है, लेकिन अगर एक्शन नहीं हुआ तो वो सब बेकार है। असल में हमारी जिंदगी के ज्यादातर संघर्ष इसलिए नहीं होते कि हम अयोग्य हैं या हम में टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं कि हम सही समय पर सही एक्शन नहीं लेते। हम टाल मटोल करते रहते हैं, हम बहाने बनाते रहते हैं और हम रेजिस्टेंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपको काम करना ही होगा। आपको अपने डर से लड़ना होगा, आपको अपनी अज्ञानता को गले लगाना होगा, आपको अव्यवस्थित शुरुआत करनी होगी, आपको प्रोफेशनल की तरह अपने काम पर टिके रहना होगा और आपको हर हाल में अपनी डेडलाइन को पूरा करके अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई सपना है, कोई आइडिया है जिसे आप हमेशा से हकीकत में बदलना चाहते थे, तो इस किताब का संदेश आपके लिए है। वो सपना, वो आइडिया आपकी आत्मा का हिस्सा है और उसे बाहर लाना आपकी जिम्मेदारी है। रेजिस्टेंस आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन आपको उससे बड़ा बनना होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने की सोचें या किसी नए लक्ष्य को पाने की ठाने और आपको अंदर से कोई आवाज सुनाई दे जो आपको रोके, आपको डराए, तो समझ जाइए कि वो रेजिस्टेंस है। और उस आवाज को अनसुना करके बस एक कदम उठाओ और काम करो, क्योंकि काम करने से ही डर भागता है, काम करने से ही आत्मविश्वास आता है और काम करने से ही सपने पूरे होते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे अंदर वो शक्ति है जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें बस अपनी आंतरिक रेजिस्टेंस को पहचानना है और उसे हराकर काम को अंजाम देना है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, एक एक्शन प्लान है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। तो दोस्तों, इस किताब को सिर्फ सुनना या पढ़ना ही काफी नहीं है, इसे अपनी जिंदगी में उतारना है। अपने सबसे बड़े सपने को आज ही शुरू करो, भले ही आप तैयार ना हो, भले ही आपको लगे कि ये मुश्किल है, बस शुरू करो। डू द वर्क सिर्फ एक शीर्षक नहीं, ये एक मंत्र है और इस मंत्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लंबी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली किताब में। धन्यवाद।